तैयार हो जाइए बाजार के नए हफ्ते के एक्शन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से संकेत मिले जुले, लेकिन भारतीय बाजारों ने शुक्रवार को बनाए नए रिकॉर्ड। क्या एक और नए रिकॉर्ड की तैयारी? शुरुआत में क्या आज तुरंत है खरीदारी का मौका? करेंगे इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और एक बार फिर से स्टूडियो में हैं अनिल जी और मैं, और ढेरों बातों पर आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल दीप, और अगर स्टूडियो में तो कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। हमेशा लोग अंदाजा लगाते हैं, तो वो अंदाजा लगाएं। और वाकई में एक कोई स्पेशल शो आपके लिए आने की तैयारी में मेरी और दीप की तरफ से, बस उसका करें इंतजार। और इसी वजह से आज हम दोनों फिर से स्टूडियो में। लेकिन आइए उससे पहले बढ़ जाते हैं आगे और देख लेते हैं आज की बड़ी बातें। कहाँ कुछ होता हुआ दिख रहा है दुनिया भर में। संकेत बेहतरीन है। डाउ और S&P ने तेजी का चौका लगाया, रिकॉर्ड बनाने का चौका लगाया। लगातार चौथे दिन शुक्रवार को मजबूती के साथ नए रिकॉर्ड्स पर बंद होते हुए दिखे। पहली बार 35,500 के पार निकलता हुआ डाउ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने कई बड़े ऐलान किए हैं, और उसके अलावा वीकेंड पर आए हैं ढेर सारे रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स के लिहाज से अब अगर आप देखें तो रिजल्ट सीजन की ऑफिशियली समाप्ति हो चुकी है। अब बचे खुचे एक दो रिजल्ट्स आते रहेंगे, बट ऑफिशियली अब रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है पहली तिमाही का। आज है 4 नए खिलाड़ी अपनी तैयारी करने में, ओपनिंग करने में। तो आज स्टॉक मार्केट में 4 नई एंट्री, 4 लिस्टिंग एक साथ। मुझे याद नहीं आता दीप की पिछली बार कब हुआ है सर, याद नहीं आता। एक आध बार हुआ है ऐसा 4 एक साथ। हाँ, एक आध बार हुआ है, लेकिन मतलब बहुत ही रेयर है कि 4 लिस्टिंग एक साथ एक दिन हो। अमेजिंग। सो चलिए, बढ़िया है, भरपूर एक्शन रहेगा। एक्चुअली जितने ज़्यादा स्टॉक्स लिस्ट हों, जितनी बड़ी कंपनियां लिस्ट हो, उतना इन्वेस्टर्स के लिए मौके ज़्यादा है। बिल्कुल। आपके पास चॉइस होती है पैसा लगाने के लिए कंपनियों की। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, ब्रेड्थ आती है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ज़्यादा आने की तैयारी करते हैं। तो कई बार लोग समझते हैं, और एक जो पहले आम धारणा थी कि IPO आएंगे, पैसा निकल जाएगा मार्केट से, लिक्विडिटी सक होगी, अब कोई नहीं बात करता। अब कोई नहीं बात करता, वो तो बात सही है सर। जहाँ पैसा बनता है वहाँ पैसा मिल ही जाता है। सिंपल सी बात। देख ही रहे हैं कितने रिटेल अकाउंट्स खुल गए पिछले 1.5 साल में। एब्सोल्युटली। पर आज सर समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। इतने सारे नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड। हमारी लिस्ट इतनी लंबी है आज नतीजों की, और उसके अलावा लिस्टिंग्स भी हैं। पर एक बार जरा मार्केट का व्यू आपसे लेना चाहूंगा सर। एक तो ट्रंकेटेड व्यू है, थर्सडे को हॉलीडे, तो एक्सपायरी वेडनेसडे को आने वाली है। छुट्टी भी तो है ना, राइट? गुरुवार की छुट्टी है, तो बुधवार को ही एक्सपायरी। बुधवार को एक्सपायरी। आज वैसे बैंक हॉलीडे भी है जी, तो करेंसी मार्केट्स भी बंद है सर। करेक्ट। तो वो भी है। पारसी न्यू ईयर है। पारसी न्यू ईयर है, और हमारे सारे दर्शकों को पारसी न्यू ईयर की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इंटरेस्टिंग है, शुक्रवार को खरीदे हुए शेयर आज बेचने में मुश्किल होगी कैश मार्केट के। फिर वापस गुरुवार को आपको छुट्टी। तो आप अपना थोड़ा प्लानिंग प्रॉपर करिए भाई। ब्रोकर को पूछ लीजिए डिलीवरी कब लगेगी, कैसे लगेगी, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वीकेंड पे मैंने एक ट्वीट भी किया था, काफ़ी स्टॉक्स अब ASM लिस्ट से बाहर आ रहे हैं। करेक्ट सर। तो एक्शन भरपूर है। एक्शन भरपूर होने वाला है सर। एक वही बात करनी थी, एक तो ग्लोबल मार्केट्स पे थोड़ा, क्योंकि चौका लगा है तेजी का। हालांकि इस बार थोड़ी रेंज और कम हुई है यूएस में, और स्मॉल कैप्स गिरे हैं। और ये थोड़ी जो अफगानिस्तान की चिंता हो रही है कि मार्केट के लिहाज से, या फिर जिस तरह से सिचुएशन है, कुछ इफेक्ट दिखता है आपको? मतलब जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में वो तो अनफॉर्चुनेट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मतलब सत्ता बदलने के तरीके होते हैं, लेकिन ठीक है, हर देश हिंदुस्तान नहीं होता। जी, करेक्ट। तो वो डेमोक्रेसी की क्या कीमत है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो कुछ होता हुआ दिख रहा है। बट एनीवे, ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से, ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से अफगानिस्तान अहमियत ही नहीं रखता है, नहीं है, बराबर है। सही बात है। मेन चीज़ ये है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा वाला है। थोड़ा बहुत हिंदुस्तान ने मदद की वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, हमने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन ठीक है। हमने भी जो किया वो ज़्यादा दोस्ती खाते में किया है बजाय बिजनेस सेंस के, क्योंकि वहाँ से क्या आप कमा लेंगे, क्या कर लेंगे। तो न तो हिंदुस्तान के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है, न ग्लोबल बाजारों के लिए कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, एक पॉलिटिकल इवेंट्स जरूर है, जिसके आगे चलते हुए देखते हैं क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। वो अपन विदेशी मामलों के इतने जानकार तो है नहीं, तो ठीक है, एक नज़र है वहाँ पर। लेकिन मेरे ख्याल से ग्लोबली हमारे दोनों मार्केट के लिहाज से बड़ी खबर नहीं है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकली इस साल की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। डेफिनेटली सर। तो चलिए, वहाँ पर हमारी नज़र है सर। बट बाजार पर भी अब किस तरह की नज़र बनाए, आज का सेटअप भी अब शुरू करेंगे सर, क्योंकि लिस्टिंग्स की भी हमें ढेरों लिस्टिंग्स की बात करनी है। बट अगर आप देखें फिलहाल थोड़ी ग्लोबल मार्केट्स में एक तो सुस्ती का माहौल बनते हुए दिख रहा है, जिस तरह से SGX निफ्टी गिरावट दिखा रहा है, स्पेशली हांगकांग और जापान में गिरावट आ रही है। हालांकि जापान का अगर आप GDP डेटा देखें तो वो काफ़ी मजबूत आपको आते हुए दिखा है, बल्कि अनुमान से काफ़ी बेहतर आया है। बट इस समय जापान 2% नीचे है, क्योंकि एक तो फिर से वो कोरोना की चिंता है, दूसरा हम देख रहे हैं कि थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल सुस्त है।
और क्योंकि अब नतीजे खत्म हो गए सर, तो बाजार अब कहां पर व्यू बनाएगा वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो अब तक बाजार में चल रहे थे हमारे यहाँ, उससे अब हम धीरे धीरे सेक्टर स्पेसिफिक मूव की तरफ बढ़ेंगे। कोई सेक्टर चलेगा, कोई सेक्टर गिरेगा, वो सेक्टर वाला मूव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट सीजन में और आखिरी में जो रिजल्ट सीजन के 4-5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं उसमें दीप है ना, बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक साथ रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं आप देखिए, एक दिन में 500-700 कंपनियों के, है ना। और आज तो पता नहीं हम कैसे कवर करेंगे, इसलिए मेरी कमेंट्री भी थोड़ी फास्ट है कि जल्दी 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 निपटा लें, क्योंकि 4 तो आईपीओ डिस्कस करने हैं, उसके बाद रिजल्ट्स की लंबी लिस्ट है हमारी पूरी टीम की, वरिंदर भी आएंगे। सो पॉइंट ये है कि अब हम सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टर रोटेशन में चले जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, ग्लोबल का जहां तक सवाल है, ग्लोबल में कहीं कोई समस्या ही नहीं, और मैं लगातार यही कह रहा हूं, सिर्फ बढ़ने की स्पीड कम हो सकती है, वो होगा ही। एक हफ्ते पहले हम क्या बात कर रहे थे कि ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल रहेंगे, करेक्ट, राइट। वो वोलेटिलिटी आपने 5 दिन 4 दिन देख ली, अब हम सुस्त हो गए। ये मार्केट की टेंडेंसी है, मार्केट मतलब शांत रह नहीं सकता है, थोड़े दिन शांत रहेगा, फिर उछल कूद, फिर वोलेटाइल हुआ, फिर थोड़ा शांत, तो ये ट्रेंड है। सो अब हम बहुत वोलेटाइल मार्केट से थोड़े स्टेबल मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे देखेंगे तो 100 पॉइंट डाउन नीचे हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, 125 पॉइंट क्या फर्क पड़ता है, 35-500 पे हैं भाई आप, लगातार 4 दिनों से रिकॉर्ड बना रहे, रोज तो ऊपर नहीं जा सकते। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, ग्लोबल मार्केट अच्छे हैं, और करेक्शन आएगा तो किसी न किसी रीजन से आएगा। खरीदने या बेचने की वजह से करेक्शन आ नहीं सकता, कोई आपको ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर कोई इन्फ्लेशन के नंबर का आ जाए, कोई डेल्टा वेरिएंट का आ जाए, किसी और चीज का आ जाए, कभी अफगानिस्तान की वजह से आ जाए, यू नेवर नो। तो किस वजह से आएगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन आएगा। सो वो हल्का फुल्का करेक्शन है जो पिछले आप ये कह सकते हैं कि 4-5 दिनों में अच्छी अमेरिकी बाजारों में तेजी हुई है। सो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी बाजारों में भी कोई ट्रेंड बदलने वाला है। 35,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा डाउ का, तो अगर गिरना भी तो 300-500 पॉइंट डाउ गिर जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो 1% है, और वो उतना ही 1-1.5% का करेक्शन हमारे यहाँ भी हो सकता है मैक्सिमम, बस उससे ज़्यादा की चिंता नहीं है। तो बहुत क्लियर है, ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, और इस ट्रेंड में सबसे बढ़िया बात भी बताऊं, हम है ना एक खतरे की रेंज से बाहर निकल गए। करेक्ट सर। जो हमारा वो बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे जो शो हमने बनाया था, उस शो के हिसाब से 16,300 के ऊपर की क्लोजिंग जी बाजार में कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली, कॉन्फिडेंस भरने वाली है। तो वो तेजी के बाद अब आपके लिए बड़े करेक्शन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। बड़े करेक्शन को हम तब मानते हैं जब 5% से ज़्यादा का करेक्शन हो, उससे बड़ा करेक्शन 5% तक, 3 से 5% तक का करेक्शन निफ्टी में रनिंग करेक्शन माना जाता है। वो कभी भी किसी भी वजह से आ सकता है। 5% से बड़ा करेक्शन, ज़्यादा करेक्शन बड़ा करेक्शन माना जाता है। 15 से 20% के करेक्शन के बाद आप बेयर मार्केट में जाना शुरू करते हैं, तो वो तो खैर भूल ही जाओ, मतलब अभी वो तो बात करने का कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे बढ़िया बात है, और इसी पर जो मैं आपको कह रहा हूँ, जिसकी वजह से आज मैं और दीप यहाँ पर स्टूडियो में, हम उस शो को वापस एक अपडेट के तौर पर, आगे के टारगेट्स के तौर पर हम रिवाइज करेंगे और वो शो आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल सर, तो उसका तो हमें इंतजार है ही। पर चलिए आज का फिर सेटअप समझते हैं सर, बताएं संकेत। ग्लोबल पॉजिटिव है, भले आपको SGX निफ्टी 40 नीचे दिख रहा है जी, हांगकांग वगैरह थोड़ा करेक्शन है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव ट्रेंड में जब भी करेक्शन आए तो आपको खरीदना है। FIs पॉजिटिव, मैं यही कर दूं डिस्कस FIs, कह देते हैं सर, मतलब मैं से रुका ही नहीं जा रहा एक्चुअली। डेटा दी मुझे याद नहीं आता पिछली बार इतने शानदार डेटा कब थे FIs के, मतलब क्वालिटी वाइज देखिए आप, और पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार बात करें कि बाजार इसलिए नहीं गिरेगा, बिल्कुल सपोर्ट आ रहा है। गजब के डेटा, 820 करोड़ कैश में खरीदारी FIs की जी, 630 करोड़ के इंडेक्स खरीदे, 1437 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, और पहली बार पिछले महीने 1.5 महीने में मैंने ये देखा है कि कैश मार्केट और इंडेक्स फ्यूचर्स के मुकाबले में स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी ज्यादा है। जरा वो FIs के डेटा ले आइए ऊपर सामने स्क्रीन पर, तो इतने तगड़े डेटा आपके सामने हैं, बिल्कुल क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, दोनों ही लिहाज से अब तक के बेहतरीन डेटा दिख रहे हैं कई दिनों के। बिल्कुल सामने घरेलू फंड भी बेच नहीं रहे, 150 करोड़ के आसपास की खरीदारी, छोटी छोटी उनकी 200-300 करोड़ में ही सीमित है। 7,157 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, माफ कीजिएगा, इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे हैं FIs ने, तो ऑप्शंस में भी खरीदारी। देखिए जनरली क्या होता है, जब फ्यूचर्स में खरीदारी या बिकवाली होती है तो वो डायरेक्शनल होती है, ऑप्शंस में खरीदारी तब होती है जब हेजिंग के लिहाज से होती है। तो थोड़ी बहुत ऑप्शंस खरीद कर, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो, हेज कर रहे हैं, बट ओवरऑल ये डेटा बहुत मजबूत है। अब इसमें 2 तरीके से इस डेटा को पढ़ना चाहिए। पहला, ये डेटा इतने मजबूत है कि इस हिसाब से बाजार नीचे आना नहीं चाहिए, करेक्ट। दूसरी तरफ क्या है कि अब FIs खरीद रहे हैं, एक बार बेचते बेचते थके, खरीदते खरीदते थक गए तो सही बात है। ये तो वाला सवाल तो आता है, शॉर्ट कवरिंग कर ली अब। सो
वो एक रिस्क हल्की सी रहती है कि कहीं तो रुकेंगे, बट ओवरऑल आपको निकालना है ये ट्रेंड एफआईएस की तरफ से तरीका है। ऐसी सिचुएशन में किसी भी वजह से कोई खबर की वजह से बाजार नीचे आता है, वहां आपको खरीदारी करनी मजबूत, सबसे पॉजिटिव, सबसे बढ़िया अगर एक कोई ट्रिगर है हमारे बाजारों के लिए तो एफआईएस की खरीदारी। चलिए, तो ये तो एक अच्छा संकेत हो गया। घरेलू फंड न्यूट्रल हम बात ही कर चुके हैं जी। वायदा कारोबार, हाँ अब ये भी यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं आपके लिए, क्योंकि अगर आज करेक्शन आना है तो इस करेक्शन में दो चीजों का योगदान होगा। एक थोड़े हल्के डाउ फ्यूचर्स जो नीचे और एशिया की जो पिटाई हुई है, एक वो हो गया, वहां से आप करेंगे। दूसरा, अगर वो नहीं भी होता तब भी मेरी कमेंट्री ये तो होती कि आज गैप से ऊपर खुले तो बेचना है, और उसका रीजन है ये एफएनओ के संकेत। आज मैंने बहुत लंबे समय बाद दीप क्वेश्चन करके क्यों रखे हैं वो बताता हूँ। पुट कॉल रेशियो मेरा बढ़कर 1.73 अनकंफर्टेबल है, काफी समय से इस लेवल, काफी समय के बाद ये लेवल आया है। ये पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट है जी। और ओवरबॉट कैसे है? 16,400 पर पुट्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 40 लाख शेयरों का, सॉरी 60 लाख शेयरों का, जिसमें से 52 लाख शेयर शुक्रवार को ही जुड़े। तो 16,400 अब आपके लिए बेस हो गया, 16,375, 16,400 आज के लिए बेस है, बेस हो गया। ठीक है, यानी कि आपकी रिस्क कितनी, 125 पॉइंट की, 125 से 150 पॉइंट, ठीक है। 16,375 के नीचे जाने पर ही डे ट्रेडर्स को यह समझना है कि भाई मुझे अब सोचना है कि मेरी पोजीशन ठीक है कि नहीं। करेक्ट। और 16,250 के नीचे जाने पर ही, बंद होने पर 16,238 आता है लेवल एग्जैक्टली, तो 16,225 समझ लो। जब तक 16,225 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है, एक लेवल याद है ना, 15,575, कितनी बार रट्टा लगवाया, याद है ना, बहुत रट्टा मारा, बिल्कुल। अब वो लेवल हम 16,225 कर रहे हैं, काफी, हाँ। 700 पॉइंट ऊपर हो गया। मैं क्या करूं, रेंज आ गई ऊपर। आप देखिए 15,575 के नीचे हम एक भी बार बंद नहीं है। अभी इनिशियली 16,225 वो लेवल निकल कर आया। आसान याद रखना तो 16,200 के नीचे निफ्टी जिस दिन बंद होगा उस दिन हमें सोचना है कि टॉप बन गया, एक बार थोड़ा और करेक्शन हो सकता है क्या, इस करेक्शन में क्या मैं 15,800 15,900 आ सकता हूँ क्या, 15,800 15,900 ब्लाइंड बाय जो है, आप ब्लाइंड बाय, हाँ, मतलब करेक्शन मैक्सिमम वो उतना ही है, 600-700 बस 3%। तो वो एक बड़ा बदलाव डेटा में होता दिख रहा है। सो आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। सी अभी प्रॉब्लम क्या है कि हर हफ्ते में एक दिन झटका लगता है, उस एक दिन के झटके में हम सब डर जाते हैं। करेक्ट। अब वो एक दिन का झटका इस हफ्ते भी लगेगा, मैं फिर कह रहा हूं। अब वो आज लगेगा, कल या बुधवार को लगेगा, गुरुवार को तो नहीं लगेगा, छुट्टी है तो वो मुझे नहीं पता। सही बात है। वो कहना मेरे लिए मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, लेकिन लगेगा। और उसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए, आपकी पोजीशन मैनेजेबल होनी चाहिए। उस झटके में आपको डर के बेच नहीं देना, उस झटके में खरीदने की तैयारी रहनी चाहिए। क्लियर है सर, इतना ध्यान रखें। सो 16,400 आपका बेस हो गया, ऊपर में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बढ़कर 16,800 पर हो गया। उससे पहले हल्की फुल्की रुकावट 16,600 की है। तो बेसिकली ऊपर चूंकि आप लाइफ टाइम हाई पे हैं, तो ऊपर की तो कोई मतलब लेवल की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ही नहीं। बिल्कुल, कहाँ जा सकते हैं, कितना जा सकते हैं, बट नीचे कहाँ तक गिर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए बुल मार्केट में। और नीचे में 16,375 16,400 आज के लिए मजबूत सपोर्ट है। और जब तक 16,200 के नीचे बंद ना हो, कोई कुछ भी बोलते खराब है, आपको सुनना ही नहीं। मैं भी बोल दूं तो मत सुनना आप तो बोले मैं भी बोल दूं तो मत मानना कि 16,200 के नीचे बंद होना चाहिए। तब हम समझेंगे ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ है, तब भी नेगेटिव ट्रेंड होने के लिए 15,800 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। तो काफी दूर है अभी, बहुत दूर। ठीक है सर, तो ये तो रहे संकेत वायदा कारोबार से और फंड्स के। बड़े लेवल्स आज के लिए, हाँ, बड़े लेवल्स दीप 16,375 16,400 डे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाएगा नहीं, और जाए तो 16,280 से 16,335 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ब्लाइंड बाय जोन है, यहाँ खरीदना ही खरीदना है। ऊपर 16,550 16,600 अंदाज से दिया है, फिर से कह रहा हूँ कोई लेवल ऊपर के है नहीं। 16,543 का हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई, उसके आसपास का लेवल ले लिया। 16,600 का 30 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन, हाईएस्ट तो नहीं है, 30 लाख शेयरों का कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट है, तो वो मैंने पकड़ लिया। ऊपर में 16,650 16,700 ये भी अंदाज से लेवल दिए हुए, ऊपर के लेवल सारे अंदाज के, ठीक है। सो बैंक निफ्टी 35,900 36,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है दिन के लिए, नहीं टूटेगा आसानी से। उसके बाद नीचे अगर आ गए तो 35,600 35,800 ब्लाइंड बाय जोन। यहाँ आए तो बैंक निफ्टी आंख बंद करके खरीदना ही है, किसी को पूछे बगैर ले ही लेना है। 35,800 में लो, 700 में लो, 625 650 में लो, जहाँ मौका मिले वहाँ लो। वैसे 35,900 950 इटसेल्फ इज अ बाय जोन, वैसा है। ऊपर में कितना जा सकते हैं,
36,250 से 36,300, ये पिछले 10 दिन हो गए 36,300 पार नहीं हो रहा ढंग से हमसे। 36,200-300 की रेंज में आते हैं, ऐसा लगता है इस बार निकलेंगे। अच्छा बाय द वे एक चीज़ बताऊं दीप, शुक्रवार को जो हमने बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखी है 35,169 जी, ठीक है, याद बराबर है याद, ना? हाँ, ओके 35,169, हाँ वही है। तो वो अब तक की इस पूरे बुल रन की हाईएस्ट क्लोजिंग बेस्ट रही है, बिल्कुल ये बेस्ट क्लोजिंग है 35,169, बिल्कुल। सो इस लिहाज से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिया है। इंट्राडे में 35,325 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि 36,325, क्योंकि 36,317 का हाई बना है, उसके ऊपर ब्रेकआउट अभी हो नहीं पाया है और आज अभी थोड़ा मामला ढीला है। सो कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी अपनी, ऐसा नहीं कि मतलब एक तो आदमी ऐसे ही फेल हो जाता बिना एग्जाम दिए। हाँ। एक लिखता है बेचारा, कुछ ना कुछ तो लिखे हैं। हाँ। मतलब कई बार हमको इकोनॉमिक्स में हमारे टीचर समझाते थे कि भैया अगर आपको नहीं आता है सवाल का जवाब तो ऊपर में 4 लाइन वो जो सवाल पूछा उसकी लिखो, नीचे की 4-5 लाइन जो बीच में ना, अगर आप कोई फिल्म की स्टोरी भी लिख दोगे तो भी एग्जामिनर कुछ नंबर दे देगा। यानी एफर्ट तो करो है ना। तो बैंक निफ्टी एफर्ट तो कर रहा है, अब सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, कोशिश जारी है। तो कल शुक्रवार को क्लोजिंग अच्छी मिली है, एटलीस्ट ट्राई कर रहा है बैंक निफ्टी ब्रेकआउट रेंज में आने की। यहाँ से निकला 36,600-700 के आसपास एक आखिरी सपोर्ट है, उसके बाद लाइफ टाइम हाई बनता है बैंक निफ्टी का। अब अनफॉर्चुनेटली जब ब्रेकआउट देता है नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल आ जाते हैं कि वापस से नीचे आता है, देखते हैं। बट ये आपके लिए बैंक निफ्टी के लेवल और 36,400 36,600 प्रॉफिट बुकिंग की रेंज, ये आपके लिए ठीक है। दिन की रेंज सर? दिन की रेंज 16,475 16,550 छोटी रेंज है, 16,375 16,600 मीडियम रेंज है, 16,335 16,650 वीकेंड पर ज़्यादा काम किया, एग्जैक्ट रेंज निकाली 16,335 एग्जैक्ट लेवल है। बैंक निफ्टी पे भी वैसे ही एग्जैक्ट लेवल निकाला 35,935, मैं 35,950 भी दे सकता था, फिर मैंने कहा कभी कभी तो अलग हटके भी दिया जाए। 35,935 एग्जैक्ट सपोर्ट रेंज है, 36,300 ऊपर की रेंज, मीडियम रेंज में 35,800 36,400 और बड़ी रेंज 35,700 से 36,475 ये निकल के आती है। ठीक है सर, चलिए ये रही रेंजेस। अब पोजीशंस पे आते हैं, क्योंकि बाकी डेटा तो हमने सजेस्ट कर लिया। क्या करें एग्जिस्टिंग पोजीशन सर? देखो हाँ, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, विक्स वगैरह कोई खास बात है। हाँ, लॉन्ग पोजीशन एग्जिस्टिंग आज के लिए 16,350 ओके। इंट्राडे और इंट्राडे स्टॉप लॉस बहुत दूर आ रहा है। और क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ दीप। शुक्रवार का लो 16,375, गुरुवार का हाई 16,375, ठीक है, उसके थोड़ा सा नीचे 25 पॉइंट का मार्जिन ऑफ एरर, करेक्ट, ये 16,350। अगर आप ईमानदारी से मुझे पूछें सही स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं बताऊं 16,250 आता है और 100 पॉइंट। अब आपको लेंगे 250 पॉइंट 350 पॉइंट नीचे का कौन स्टॉप लॉस है? तो मैंने ये भी है ना, मतलब दिल पे पत्थर रख के इतना होगा नहीं तो। अच्छा फिर भी जिनको ज़्यादा छोटा रखना है तो वो 16,475 का रख ले। ओके, 16,475 आपका 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस बनता है। अगर मतलब रिस्क ले, अगर आपने 16,500 के ऊपर ही खरीदारी की है तो आप इतनी रिस्क तो नहीं लेंगे, लेनी भी नहीं चाहिए। सो आप फिर 16,475 का रख ले, लेकिन जो लेवल्स के हिसाब से, डेटा के हिसाब से ओपनिंग पर ही उसका थोड़ा तो खतरा ओपनिंग पर ही रहेगा। है तो है, तो है। जो बीटीएसटी ट्रेड या ओवरनाइट पोजीशन रखने वालों को 50-75 पॉइंट की रिस्क तो लेनी पड़ती है। अब वही है, आपकी 50-75 पॉइंट की लेने की रिस्क, मैं हमेशा 150 पॉइंट बोलता हूँ जी कि 150 पॉइंट की रिस्क रखो, तो आप 150 की रख सकते हैं। अब चूंकि आपको शुक्रवार को ही बड़ा ब्रेकआउट मिला है, आप सोचो आपकी क्लोजिंग यदि 16,529, सेकंड बेस्ट क्लोजिंग आपकी 16,364 है, बड़ा गैप है, बड़ा गैप है, लगभग 250 पॉइंट नीचे का गैप है ना, वो वाली चीज़ है। तो ठीक है, ये आपके लेवल्स हो गए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, एक ही स्टॉप लॉस है 35,800। जिनको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए वो 36,000 का रखें, लेकिन 35,800 परफेक्ट बुकी स्टॉप लॉस। सेम जो मैं बैंक निफ्टी में बोल रहा हूँ 16,475 का आप रख सकते हैं छोटा रखना है तो, वैसे ही बैंक निफ्टी में छोटा रखना है तो 36,000 का रख सकते हैं। लेकिन लेवल्स के साथ 35,800 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो मुझसे पूछना भी मत, पोजीशन हल्की कर लेना। पर वो तो बुरे बाजार में भी 35,800 होल्ड कर लिया था सर, पूरा आप देखिए ना, हर बार 2 हफ्ते से हर बार 35,800 के नीचे बंद नहीं हो रहा। घूम फिर के आता है 35,600 आता है, इधर उधर जाता है वापस बंद हो जाता है ऊपर। तो 35,800 के नीचे बंद हो तो ही चिंता करनी है, क्लियर पोजीशन करनी है। ठीक, नई पोजीशन सर, नई पोजीशन खरीदिए निफ्टी। स्टॉप लॉस होगा आपका 16,350 का, थोड़ा दूर है वही रखिए। 16,550 600 650 700, सिंपल छोटे से 4 टारगेट बिना दिमाग लगाए याद रखने के, क्योंकि है ही नहीं लेवल ऊपर के, तो अंदाज से ही दिए सारे। एक्चुअली अंदाज से देना काम कितना आसान है, अंदाजा लगाना, एनालिसिस करना मुश्किल है। एनालिसिस करना मुश्किल है, अंदाजा लगाना बड़ा आसान है ही नहीं लेवल, क्या करेंगे। जब ऊपर पार करेगा निफ्टी तो लेवल बनते जाएंगे।
जो एग्रेसिव ट्रेडर्स से जो बेचना चाहते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग बेचे बगैर मानेंगे नहीं, है ना, तो उनको लाइफ टाइम हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है 16,550 का। 543 का हाई बनाया हमने शुक्रवार को, 550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वो ट्रिगर हो जाए तो ट्रिगर भी कर लीजिए और वापस डबल लॉन्ग भी कर लीजिए, जो आपसे होगी नहीं। जो शॉर्ट करने वाले उससे डबल लॉन्ग हो नहीं सकती, लेकिन कर ले तो बेहतर है। फिर भी 16,550 का स्टॉप लॉस रखें, नीचे टारगेट 450, 400, 375, 350। थैंक यू वेरी मच, उतना। अच्छा सर, बैंक निफ्टी पे उससे पहले वो मौजूदा शॉर्ट पोजीशंस रह गई हैं सर। शॉर्ट रहेगी? हाँ, शॉर्ट वाले कहाँ रहे? काटो भाई। 16,550 ये आखिरी स्टॉप लॉस है आपका। अब इसके बाद मतलब खैर ठीक है, मैं तो दूंगा, कल भी दूंगा। आप काटे ना काटे, मेरा रोज का काम है स्टॉप लॉस बताने का। 16,550 दीप देखो, शुक्रवार का डेटा है साथ में अपने पास में। 16,400 का स्टॉप लॉस दिया था इंट्राडे क्लोजिंग, अगर काट लिया तो 125 पॉइंट का नुकसान बचता है। करेक्ट। फॉलो करना पड़ता है किस दिन, अरे डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है। 36,350 का दिया था बैंक निफ्टी का जी, नहीं ट्रिगर हुआ, नहीं हुआ। नहीं काटा। थैंक यू वेरी मच। तो आप डिसिप्लिन के तौर पे चलो। अब आज के लिए 36,350 ही फिर से रहेगा बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस, सेम, कोई बदलाव नहीं है। निफ्टी का ऊपर आ गया 16,550। ओके ओके, हमने निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन की बात कर ली, बैंक शॉर्ट निफ्टी। पोजीशन अच्छा शॉर्ट भी कर लिया। शॉर्ट भी हो गया, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी खरीदिए, बैंक निफ्टी बढ़िया रेंज जो खरीदने की है दीप, वो है 35,800 से 35,950 की रेंज में, ये 150 पॉइंट की रेंज में खरीदना चाहिए। ओके, यानी कि आप जहां बंद हुए वहां से लगभग 200-250 पॉइंट नीचे अगर मिलता है, बेस्ट बाय जोन है, बेस्ट बाय जोन है। 35,600 का स्टॉप लॉस होगा आपका, 36,025, 36,125, 225 और 36,300, ये आपके टारगेट हो गए चारों, जिसके लिए खरीदारी करनी है। अब दूसरा तरीका है कि अगर आप थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 35,800 का ही स्टॉप लॉस लगाएं, और वो करना चाहिए। मैं फिर कहूँ करना चाहिए, अगर गैप से नीचे खुलता है, समझिए 35,935, 36,035, ये 100 पॉइंट की रेंज में खुलता है ना, वहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर्स को 35,800 का स्टॉप लॉस लगा के ले लेना चाहिए। ओके, हाँ, रुकना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए, वहाँ ले लेना चाहिए। 36,300, 400, 475, 5 और 600, ये सारे 36,600 तक की यात्रा हो सकती है अगर एक ब्रेकआउट मिल जाए तो। ठीक है, 36,325-50 के ऊपर का ब्रेकआउट मिल जाए तो 36,600 तक जाने की तैयारी है। तो ऐसे में एग्रेसिव ट्रेडर्स को 100% खरीदना चाहिए। बेस्ट बाय जोन खुलते ही जो खरीदने वाला होता है ना दीप, जो हम 9-8 पे बात करते हैं, वो 35,935, 36,035, 100 पॉइंट की रेंज अगर वहाँ पे मिले तो, वहाँ मिले तो खरीद। 36,035 की इंपॉर्टेंस भी बता दूं, सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिली है अब तक की बैंक निफ्टी की इस रनअप में। 36,169 हमने शुक्रवार को क्लोजिंग देखी, उसके पहले की सबसे बेस्ट क्लोजिंग 36,035 की है, और 35,935 2 दिनों का लो है। बस उस 100 पॉइंट की रेंज में ले लीजिए। क्लियर है सर। इसलिए अपने को चार्ट्स की जरूरत नहीं, डेटा याद रहता है ना तो चार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, बिना चार्ट्स काम चल जाता है अपना। तो ये है। अब आइए, जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एक्चुअली शॉर्ट करने के लिए मेरे पास लेवल है नहीं ढंग से, तो दो तरीके हैं। एक तो आप 36,400, 36,600 की रेंज में जो लिखा है यहाँ पे बेचिए, 36,650 का स्टॉप लॉस है, 36,225, 36,100, 36,025 और 35,950, ये 4 टारगेट के लिए बेच दीजिए। दूसरा तरीका ये, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 36,300 के आसपास आकर हम अटक रहे हैं, तो आप एक काम करो, 36,350 का स्टॉप लॉस लगा लो, शॉर्ट कर दो, या शॉर्ट है तो 36,350 का स्टॉप लॉस रखो। पहला टारगेट 36,035, दूसरा टारगेट 35,950, 35,825, 35,700 और फाइनल टारगेट 35,625, वहां पर अपनी शॉर्ट काट लें। दोनों तरीके हैं। क्लियर है सर। चलिए, ये है आपका पूरा सेटअप और पोजीशंस आज के लिए। बैन लिस्ट में भी बड़े बदलाव हुए हैं सर, बाहर कोई स्टॉक नहीं आया, पर 3 स्टॉक्स की एंट्री हो गई है, तो 8 स्टॉक्स आज बैन में है, 3 फ्रेश एंट्री में आ गया, वापस आ गया। मैं कल के 2,000 में दिया था शुक्रवार को। 1-2 दिन के लिए बाहर आते हैं ये सेल नैल्को दोनों सर। हे भगवान, चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो सेल नैल्को दोनों आए हैं, और साथ ही कैडला भी आ गया है। सन, इंडिया बुल्स, कैनरा, आरबीएल और पीएनबी अभी भी बैन में बने हुए हैं। चलिए सर, डेटा हो गया, अब आप आइए लिस्टिंग पर। 4 लिस्टिंग्स हैं, देवयानी से शुरू करते हैं। हाँ, सबसे बढ़िया वही है। हाँ, सबसे बढ़िया वही है, वहीं से शुरू करनी चाहिए। देवयानी इंटरनेशनल बढ़िया कंपनी है जी, शानदार बिजनेस मॉडल है जी। सबसे ज्यादा जोमेटो की लिस्टिंग का किसी को फायदा मिलना है, देवयानी को मिलना है। बर्गर किंग की लिस्टिंग का किसी को फायदा मिलना है तो देवयानी को मिलना है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट और जुबिलेंट फूड वर्क्स ने जो पैसा बनाया लोगों के लिए, उसका फायदा मिलना तो देवयानी को मिलना है, क्योंकि ये सब वेस्ट लाइफ खाली मैकडोनल्ड्स हैं, जुबिलेंट फूड खाली डोमिनोज है, इनके पास पिज्जा हट है, KFC है, टेको बेल्स है, कोस्टा कॉफी है। मतलब हो सकता है मैं किसी एक में ना जाऊं, कोई एक में तो जाऊंगा ही, करेक्ट, इनमें से, है ना। तो ये बुके अच्छा है जी, है ना। मुझे लगता है ये स्टॉक
मजेदार है। मज़ेदार है। तो हमने अच्छे लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाने की राय दी थी। मेरा ये समझना 90 रुपए की इशू प्राइस है दीप, उसके सामने ये लिस्ट होना चाहिए 140 से 160 रुपए की रेंज में। ओके। आपको याद होगा मैंने लिस्टिंग के वक्त भी बोला था, इशू के वक्त भी बोला था कि ये लगभग दुगुना होने की ताकत रखता है, ठीक जोमेटो की तरह, करेक्ट है ना। जोमेटो भी 140-45 हुआ, ऑलमोस्ट दुगुना हुआ है 76 रुपए वाला, ये भी दुगुना यानी कि 90 रुपए के सामने 180 होने की ताकत रखता है। तो 140 से 160 की रेंज में लिस्ट होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होल्ड करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जिनको लिस्टिंग पर मुनाफा के लिए यहाँ से ही करना है तो 125 का स्टॉप लॉस रखें और जैसे जैसे ऊपर जाए अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। ओके ठीक है ना। Clear. समझिए 150 हो गया तो आप 140 पे लिया, 160 हो गया तो 150 पे, अपनी रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस धीरे धीरे करते रहें। लॉन्ग टर्म टारगेट आपके इसके 175-200 के होंगे, उसके लिए होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है सर, तो ये तो क्लियर हो गया देवयानी, अच्छी लिस्टिंग और अच्छे गेन्स। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स इंटरेस्टिंग है दीप, यहाँ पर भी हमने लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने की राय दी थी। 1075 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को। ठीक है, और उसको होल्ड करिए। मेरा ये समझना है कि लिस्टिंग होनी चाहिए 1150 से 1200 की रेंज में। ठीक है, तो यहाँ और इसकी प्राइस थी 954 रुपये। ठीक है, तो 1150-1200 की रेंज में लिस्टिंग हो सकती है, थोड़ी ऊपर भी हो, इससे बेहतर भी हो सकती है। मैं कंजर्वेटिव लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं और क्यों ले रहा हूँ वो भी थोड़ी देर में आगे बताता हूँ। 1150-1200 ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे हो तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको स्ट्रेस आएगा, क्या करें, इसलिए मैं कंजर्वेटिव लिस्टिंग के साथ चल रहा हूँ। 1050-1100 को ये आपकी 1150-1200 ये हो गया। 1075 का स्टॉप लॉस रखिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड करना है, आपको सोचना नहीं, होल्ड करिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो लिस्टिंग के लिहाज से पैसा लगाते हैं 1075 का स्टॉप लॉस रखो, सिंपल। उसके नीचे जाए एग्जिट कर लें और ऊपर जाता जाए 50 रुपये नीचे, 1200 हो गया 1150 स्टॉप लॉस, 1150 हुआ तो 1100 स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। ठीक है, ताकि आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो। अगर आप शॉर्ट टर्म है तो, लॉन्ग टर्म में तो फिर साल 2 साल का व्यू है तो फिर रोज भाव देखो मत, पड़ा नहीं। ठीक है सर, क्लियर। अब आते हैं विंडलेस बायोटेक, यहाँ पर क्या करें? अच्छा, ये विंडलेस है विंडलास है? विंडलेस होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हम तो लेस में तो LESS कर देते हैं। अच्छा है, मैं इसलिए बोलूँ, मेरे स्कूल में एक लड़का था। अच्छा, आई एम नॉट श्योर उनकी कंपनी यही है या दूसरी भी है उनकी। अच्छा, तो विंडलेस बोलता था वो अपने अच्छा, आप को, तो फिर मैं तो उसी के साथ। परफेक्ट, तो फिर विंडलेस ही रखेंगे इसको। ओके, इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इशू प्राइस थी दीप 460 रुपये। मेरा ये समझना है कि 500-550 के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। इस पर मेरी IPO पे ओपिनियन थी नहीं कि किस तरह का, क्योंकि वैसे कंपनी ठीक दिख रही है, मैनेजमेंट भी ठीक है, हमने इंटरव्यू भी किया था तो हमने कहा था कि ऐसा ठीक है, बट क्लियर कट मैंने कोई इस IPO पे ओपिनियन नहीं दी थी। तो मैं सिर्फ लिस्टिंग की रेंज आपको बता सकता हूँ, 500-550 रुपये की रेंज में लिस्टिंग हो सकती है। जिन लोगों ने पैसा लगाया सोच समझ कर अपनी कॉल पर लगाया, मेरी एडवाइस पे ही लगाया, फिर भी मैं ये कहूँ कि इशू प्राइस का स्टॉप लॉस रखिए 460 रुपये का। कंपनी ठीक है, प्रोमोटर ठीक है, मैनेजमेंट ठीक है। जब इंटरव्यू करेंगे हम लिस्टिंग के बाद तो थोड़ा और आगे का खुलकर आइडिया आएगा कि आगे 2-3 साल में कंपनी क्या करने वाली है, फिर हम देखेंगे। बट ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इशू प्राइस का स्टॉप लॉस रखिए और 500-550 की रेंज में कहीं लिस्ट हो सकता है। ठीक है सर। फाइनली एक्सारो टाइल्स। एक्सारो टाइल्स, यहाँ पर इशू प्राइस आपकी थी एक्सारो की 120 रुपये। 120 रुपये की इशू प्राइस के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिस्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स होंगे, कम से कम अभी तो कम दिखता है। चारों IPO जो खुले थे उसमें शायद एक्सारो और विंडलास दोनों को 22 गुना रेस्पॉन्स मिला था, बाकी 2 अच्छे भरे थे। तो ये आपके लिए इशू प्राइस से आसपास थोड़ा ऊपर लिस्ट हो सकता है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं 120 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, और हमने इस इशू पे भी न्यूट्रल थी हमारी राय, हमने कोई राय दी नहीं थी। तो जिन लोगों ने लगाया पैसा वो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाए। मेरा पॉइंट सिंपल है, इशू में जो पैसा लगाता है वो इशू प्राइस का स्टॉप लॉस उनका रखना नेचुरल बनता ही है। इस IPO के बारे में एक और चीज़ कहना चाहूँगा दीप, चूँकि 250 करोड़ से छोटा IPO है तो जो रूल है सेबी का वो ये है कि अगर आपका IPO 250 करोड़ से छोटा का है तो 10 दिन तक ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में रहेगा, यानी कि आप इंट्राडे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर आपके IPO में अलॉटमेंट नहीं मिला तो बेच मत देना, और अगर खरीदा है तो डिलीवरी लेनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये एक्सारो टाइल्स आपके लिए क्लियर सर। अब ये चारों IPO, अब इन चारों IPO में दीप देखिए जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला है, 120 गुना आपका ये हुआ है देवयानी, 116 गुना, ठीक है, कृष्णा वगैरह जो भरा है 65 गुना, उतनी दमदार लिस्टिंग नहीं दिख रही। प्लस पिछले 2-3 जो लिस्टिंग हुई है, जितने इशू भरे हैं, IPO मार्केट में भी ये करेक्शन है। ये बड़ी बात है सर। करेक्शन सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में नहीं है,
ये समझिए, करेक्शन सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर वहाँ गिर रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो जो 100 गुना IPO भरा तो लाइन लगाए खड़े क्यों नहीं है फंड लेने के लिए, करेक्ट। और ये अच्छी बात है कि कोई भी स्टॉक अच्छा है लेकिन हर भाव में थोड़ी अच्छा है, करेक्ट। सो आई थिंक ये एक अच्छा संकेत है इन्वेस्टर्स के लिए भी और प्रमोटर्स के लिए भी, मर्चेंट बैंकर्स के लिए भी, कि IPO की प्राइसिंग ठीक रखिए। इशू ज़्यादा भरने का मतलब ये मत समझिए कि कंपनी बहुत अच्छी है, प्राइसिंग बहुत अच्छी है, लोग, अब वो यूफोरिया है और 2-3 लिस्टिंग हो सकता है वो आज ही हो जाए। भगवान न करे मेरे बोलने से है, हो सकता है आज ही हो जाए। अगर आज ही हो गया और 1-2 लिस्टिंग आपकी ढीली हो गई, मतलब ढीली इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा दमदार नहीं हुई, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाले IPO में कैसे पैसा लगाना है। चलिए सर, ठीक है। तो ये है आपके लिए आज का पूरा IPO मार्केट का एक्शन। 4 नई लिस्टिंग्स होंगी, चारों पर हमारी नजर बनी हुई है। पर आइए, ढेरों नतीजे आने वाले हैं, मल्टीपल रोटेशंस होंगे हमारे रिसर्च टीम के। शुरुआत करते हैं। वरुण, देवांशी, मानसी और आशीष हमारे साथ है तैयार। वरुण, बताइए पहले सेट ऑफ नतीजे और कुछ ट्रिगर्स आज के लिए। डेफिनेटली, तो ट्रिगर्स, तो सबसे बड़ा ट्रिगर क्या पता है दीप, आज जी कोई नतीजे नहीं आने वाले। फाइनली खत्म हो गया है। चेन की लंबी सांस है ना। हाँ, कम से कम 1-1.25 महीना तो अब नतीजे मतलब अभी बहुत सारे बताने बाकी हैं। हाँ, वो आ चुके हैं ना, तो आज उसका के 150-200 एनालिसिस कर चुके हैं। तो चलिए बाकी ट्रिगर्स की बात करें तो एयरलाइंस की क्षमता आज से बढ़ जाएगी, 65% से बढ़ के 72.5% होने वाली है। तो एविएशन स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। और करेंसी मार्केट आज बंद रहेगा, पारसी न्यू ईयर की छुट्टी है, तो इसके लिए सेटलमेंट जो है आपका आज नहीं होने वाला है, तो वो याद रखिएगा। अब नतीजों की बात करते हैं। IGL यहाँ पे नतीजे अनुमान से थोड़े कम है, रेवेन्यू जो है वो 19% गिरे हैं, 1257 करोड़ पे आया है, 1300 करोड़ का हमारा अनुमान था। मार्जिन्स गिरे हैं, हमने सोचा था बढ़ेंगे, 31.7% बढ़ के 32.3% का अनुमान था, 30.3% पे आए हैं। और मुनाफा जो है 244 करोड़ पे आया है, 290 करोड़ के आसपास का अनुमान था। पेट्रोनेट LNG यहाँ पे भी अनुमान से कमज़ोर नतीजे हैं, रेवेन्यूज ज़रूर बढ़ी है 13.5%, करीब 8,600 करोड़ पे आया है, लेकिन मार्जिन 12.3% पे आया है, 12.7% के आसपास का अनुमान था। मुनाफा 636 करोड़ पे आया है, 680 करोड़ के आसपास का अनुमान था, तो अनुमान से स्लाइट मिस है। हमारा राजा ओवरऑल अनुमान से बेहतर है, हालांकि मार्जिन जो है वो स्लाइटली कमज़ोर है, 13.3% पे मार्जिन आए हैं, बड़े हैं साल दर साल, लेकिन 14.1% का अनुमान था, तो अनुमान से कम है। रेवेन्यूज़ 1886 करोड़ के आसपास आया है, 1550 करोड़ का अनुमान था। मुनाफा 124 करोड़ पे आया है, 110 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो ये वो नतीजे हैं जो आफ्टर मार्केट्स आए, जहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे। कुछ और नतीजे हैं मानसिक देवांशी के पास। पहले देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले इन्फो एज, यहाँ पे आप देखिए नंबर्स अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं, अच्छे नंबर्स हैं, सारे वर्टिकल्स में इस बार अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। इनकी जो कुल आय है वो 10% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 87% बढ़ा है। मार्जिन आप देखिए 18% से जंप करके 31% पे आते हुए दिखे, और साथ ही जो मुनाफा है उसमें 51% तक का जंप आपको इस क्वार्टर में आता हुआ दिखा है। और साथ ही वोडाफोन इंडिया अनुमान से काफ़ी कमज़ोर नंबर्स आते हुए दिखे, इस तिमाही में भी आय 5% तक कम होती हुई दिखी है। आरपूज यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यहाँ पे भी 2.5% तक की गिरावट है, 104 करोड़ पे आती हुई दिखी है। इसके साथ ही एबिटा 16% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार 40.5% पे आए हैं, और लॉस इस बार बढ़ा है कंपनी का 4% से 7,320 करोड़ पे कंपनी का घाटा आता हुआ दिखा है। इसके साथ ही आप देखिए ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे नतीजे इनलाइन आते हुए दिखे हैं, मुनाफा हल्का सा बेहतर आता हुआ दिखा है। आय 26% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफे में 20% तक का जंप आता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार 19.3% आए हैं, 20.4% से कम होके। इसके साथ ही जो मुनाफा है वो 20% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इसके साथ ही GMR इंफ्रा जो ओवरऑल लॉस है वो कम होता हुआ दिखा है। इनकी कुल आय में 56% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार 422 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले साल घाटा था। मार्जिन 24% पे हैं, और जो लॉस है वो कम हुआ है, 830 करोड़ से कम होके 318 करोड़ पे घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। इसके साथ ही 6,000 करोड़ तक के जो फंड्स हैं वो रेस करने की बात भी कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। स्पाइस जेट यहाँ पे भी अगर आप नंबर्स देखें तो थोड़ा सा जो लॉस है वो बढ़ता हुआ दिखा है। इनकी कुल आय 42% तक कम होती हुई दिखी है, जो कि अनुमान ऑलरेडी था। एबिटार जो है वो लॉस में आता हुआ दिखा है 104 करोड़ का, जो पिछले साल 44 करोड़ का एबिटार कंपनी ने पोस्ट किया था। घाटा इस बार 729 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो लॉस इस बार बढ़ता हुआ दिखा है। वीक नंबर स्पाइस जेट से भी आते हुए दिखे हैं। और कुछ और वायदा कारोबार के नतीजे भी आपके लिए, पर कैश नतीजों की लंबी लिस्ट। मानसी, बताइए आपके पास कौन से नंबर्स हैं। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। एनएचपीसी से शुरुआत करेंगे। कमजोर नतीजे हैं। कंपनी की आय करीब 14% टूटी है। मार्जिन 56% से 58% और मुनाफा जो है ये बढ़ता हुआ दिखा है। 26% की बढ़त है। मुनाफा दरअसल हायर अदर इनकम के चलते यहाँ पर बढ़ता हुआ हमने देखा है। बेस क्वार्टर में एक्सेप्शनल लॉस जो है 185 करोड़ का रहा। वहीं इक्लर्क्स मिले जुले नतीजे हैं। कंपनी की आय में करीब 3% की बढ़त है। मार्जिन 27 से 24% और मुनाफा जो है यहाँ पर 7.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 1.2% की क्यू ऑन क्यू बेसिस पर है। साथ ही 3,200 करोड़ प्रति शेयर पर 303 करोड़ का शेयर बायबैक प्लान कर रही है। ई क्लर्क्स करीब 9.5 लाख शेयर्स का बायबैक करने की योजना है। टेंडर ऑफर के जरिए ये बायबैक किया जाएगा। प्रमोटर भी बायबैक में हिस्सा लेंगे। एनबीसीसी अच्छे नतीजे। कंपनी की आय 2 गुना बढ़ी है। कंपनी के मार्जिन 0.7% और मुनाफा 6 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जीएमडीसी यहाँ पर मिले जुले नंबर्स हैं। कंपनी की आय में बढ़त देख रहे हैं हम 2 गुना, लेकिन यहाँ पर अगर मुनाफा देखें 72% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो एक्सपेंसेस में बड़ा जंप है उसी के चलते मुनाफा टूटता हुआ दिख रहा है। आईओएल केमिकल्स कमजोर नतीजे। कंपनी की आय में बढ़त जरूर देख रहे हैं 13% की, लेकिन मार्जिन 33% से 21% और मुनाफा जो है करीब 48% टूटता हुआ हम देख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे। आइए फ्रेश राउंड ऑफ नतीजों के लिए वापस चलते हैं वरुण के पास। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक यहाँ पे स्टडी नतीजे हैं। कंपनी का एनआई 7.2% बढ़ा है। मुनाफा जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। 6.5 करोड़ से बढ़ के करीब 104 करोड़ के आसपास आया है। प्रोविजनिंग गिरी है 14% के आसपास। ग्रॉस एनपीएस ऑलमोस्ट स्टेबल है 9.69% वर्सेस 9.67%, तो ऑलमोस्ट स्टेबल कंपनी की ग्रॉस एनपीएस है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है 3.43% से बढ़ के 3.62%। गार्डन रीच शिप बिल्डर अच्छे नतीजे हैं। रेवेन्यूज़ 110 करोड़ से बढ़ के सीधे 304 करोड़ पे आए हैं। एबिटा फ्रंट पे 40 करोड़ के नुकसान के मुकाबले कंपनी ने 2 करोड़ का मुनाफा किया और बॉटम लाइन में 15 लाख के मुनाफा के मुकाबले कंपनी ने करीब 21 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया है। तो तगड़े नतीजे हैं। स्टार पेपर नतीजे थोड़े कमज़ोर है। रेवेन्यूज़ 45% गिरे हैं। एबिटा मार्जिन में गिरावट आई है 13.1% से गिर के 9.9%। मुनाफा जो है 7.8 करोड़ से घटकर 4.8 करोड़ पे आया है। बर्गर किंग लॉसेस जो है वो कम हुए हैं। वैसे भी इन कंपनीज के नुकसान ही कम होते हैं। लॉसेस जो है 80 करोड़ से कम होकर 44 करोड़ पे आया है। एबिटा फ्रंट पे 29 करोड़ के घाटे के मुकाबले 1.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। हालांकि रेवेन्यूज जो है 38.5 करोड़ से बढ़ के करीब 150 करोड़ के आसपास आया और 5 नए स्टोर जो है इन्होंने खोले हैं। टोटल स्टोर काउंट जो है 270 हो गया। और SPIC स्पिक यहाँ पे जो नतीजे है वो अच्छे। रेवेन्यूज 56% बढ़े हैं। मार्जिन पे तगड़ी बढ़ोतरी है 4.7% से बढ़ के करीब 8.6%। मुनाफा 10 टाइम्स हुआ है 2.8 करोड़ से बढ़ के 28 करोड़ पे आया है। बिल्कुल, तो दमदार नतीजे कुछ कैश मार्केट्स के पर। आइए देवांशी बताइए आपके पास और कौन से नतीजे हैं? बिल्कुल, नागार्जुना फर्टिलाइजर यहाँ पे भी जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो कमज़ोर हैं। इस तिमाही में इनकी जो कुल आय है वो 39% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन कामकाजी घाटा इस बार काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा है। इनके जो कामकाजी खर्चे वो काफ़ी बड़े थे। 40 करोड़ का लॉस एबिटा लेवल पे आता हुआ दिखा। उनका जो कुल लॉस है वो 231 करोड़ पे आया है, जो कि पिछले साल 85 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया था। IRFC नंबर्स थोड़े से अच्छे हैं। इनकी कुल आय में 25% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। मुनाफा इस बार बढ़ा है 68% से। इसके साथ ही जयकॉप यहाँ से भी घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखी है। अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इनकी जो कुल आय है वो 91% बढ़ी है। साथ ही मार्जिन्स 1.3% से बढ़कर 7.5% इस बार आए हैं और मुनाफा आया है 11 करोड़ का। पिछले साल कंपनी ने घाटा किया था करीब 4 करोड़ का। मिर्जा इंटरनेशनल अच्छे नंबर्स हैं, घाटे से मुनाफे में आई है। इस साल कुल आय 3 गुना होती हुई दिखी है। इसके साथ ही जो मार्जिन्स हैं 14% पे कंपनी ने बुक किए हैं। पिछले साल कंपनी ने कामकाजी घाटा पोस्ट किया था और जो कुल घाटा है वो 23 करोड़ था, वहां से इस बार मुनाफा आया है 11.5 करोड़ का। हिमाद्री स्पेशलिटी ये भी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। कंपनी जो मुनाफा है 14.5 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। इनकी जो कुल आय है वो दुगनी होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा जो है वो इस बार 11 गुना इस बार बढ़ता हुआ दिखा है। 36 करोड़ पे आता हुआ दिखा है 3.2 करोड़ से। मार्जिन्स 1.2% से बढ़कर 7% पे आते हुए दिखे। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जो घाटा है वो कम हुआ है इस बार, बहुत अच्छे नतीजे नहीं हैं। कुल आय 84% तक बढ़ती हुई दिखी है। इस बार एबिटा लॉस किया है कंपनी ने 1.7 करोड़ का, जो कि कम हुआ है और जो टोटल लॉस है वो भी 11 करोड़ से कम होकर 7 करोड़ पे इस बार आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं। आइए अब मानसी के पास चलते हैं। मानसी बताएं आपके पास और कौन से नतीजे हैं?
जी दीपांशु, आईएनडी स्विफ्ट मिले जुले नंबर्स हैं। कंपनी की आय जो है 47% की बढ़त यहाँ देख रहे हैं, मार्जिन 15.9% से 11.8%, लेकिन नुकसान है पिछले साल जहां करीब 8 करोड़ 90 लाख का नुकसान कंपनी देख रही थी, अब 3 करोड़ 60 लाख का नुकसान देख रही है। नुकसान कम जरूर हुआ है लेकिन अब भी लॉसेज में है। जेके सीमेंट अच्छे नतीजे हैं, कंपनी की आय देखिए 280% का जंप 50 करोड़ से 190 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। कंपनी के मुनाफे के फ्रंट पर 280% का अपटिक है। कंपनी की आय में करीब 71% की बढ़त है और मार्जिन जो है 21% से 24% पर जाते हुए दिखे हैं। मिंडा इंडस्ट्रीज घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है, जहां पर 151 करोड़ का नुकसान देख रही थी कंपनी, यहां पर अब करीब 25 करोड़ का मुनाफा कंपनी देख रही है। और साथ ही कंपनी की आय जो है इसमें भी हम बढ़त देख रहे हैं, 467 करोड़ से 1062 करोड़ पर कंपनी की आय पोस्ट होती हुई दिखी है। एसजेवीएन लिमिटेड कंपनी के मिले जुले नंबर्स हैं। कंपनी की आय में करीब 1.7% की गिरावट, मार्जिन 76.7% पर फ्लैट रहे हैं और मुनाफा जो है यहाँ पर हम बढ़त देख रहे हैं 303 करोड़ से 342 करोड़। कंपनी का मुनाफा करीब 13% की बढ़त है। सोबा लिमिटेड ऑपरेशनली वीक है, मिले जुले नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि आय में बढ़त है 47% की, मार्जिन 55% से 40% पर जाते दिखे हैं और मुनाफा जो है यहाँ पर करीब 6.5 करोड़ से 10 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। और अंत में तिलक नगर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है, जहां 22 करोड़ का घाटा देख रही थी, 40 लाख का मुनाफा आप देख रहे हैं, मार्जिन 1.3% से 7.2% और आय में करीब 75% की बढ़त देखी है। तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज अच्छे नतीजे। जब पूछने वाले और सुनने वाले थक गए हो तो पढ़ने वालों को नतीजे पढ़ने वालों को कितने थकान महसूस है। आप सबको मैं थोड़ा सा रिलीफ देना चाहता हूँ। वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले नतीजे एक बार रुकते हैं। वरुण पहले जल्दी से ना खबरें बता दीजिए, जो शेयर नतीजों के अलावा जो खबरें वो बता दीजिए। डेफिनेटली, तो नतीजों के अलावा जो खबरें उसमें टाटा स्टील सबसे पहले, क्योंकि ये अब कह रहे हैं कि हम यूरोप का कारोबार नहीं बेचेंगे, प्लान टाल दिया है। 3000 करोड़ का केपेक्स जो है अब ये यूरोप के कारोबार में करने वाले हैं। ई क्लर्क्स बायबैक को अप्रूवल मिल चुका है, 3200 रुपये प्रति शेयर के भाव पे बायबैक करेंगे। 303 करोड़ का बायबैक है, 47% प्रीमियम पे है। प्रमोटर भी बायबैक में हिस्सा लेने वाले हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे माइनिंग डायरेक्टरेट से इस कंपनी को 717 करोड़ का नोटिस मिला है। जॉर्जंग आयरन और माइनिंग में उत्पादन में कमी के लिए ये नोटिस जो इस कंपनी को दिया गया है। एमएनएम ने 14 अगस्त को XUV 700 लॉन्च की है, 12 लाख इसकी कीमत है। शुरुआती कीमत। जोमेटो CCI से अप्रूवल मिल गया है ग्रोफर्स में 9.3% हिस्सा खरीदने को। इसके अलावा टू व्हीलर स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, क्योंकि 1 लाख की शुरुआती कीमत के साथ ओला इलेक्ट्रिक ने स्कूटर जो है वो लॉन्च किया है। और इक्का दुक्का इंसाइडर ट्रेड जो है उसमें सुदर्शन केमिकल प्रमोटर्स ने यहाँ पे 7.5 लाख शेयर बेचे हैं। शैलबी में प्रमोटर्स ने करीब 57,000 शेयर जो है वो बेचे हैं। स्कूटर भी लॉन्च हुआ है? स्कूटर भी लॉन्च हो चुका है ओला इलेक्ट्रिक का। और गाड़ी कौन सी? 1 लाख के अंदर है। 1 लाख रुपए में स्कूटर? 1 लाख में इलेक्ट्रिक स्कूटर। बैठ के चला ना, हाथ में पकड़ के चला नहीं पता नहीं, लेकिन ये याद दिलाती मुझे जब नैनो लॉन्च हुई थी हाँ। 2 लाख में, तब ऑटो कंपनीज की क्या हालत और वो जो महिंद्रा की जो लॉन्च हुई वो XUV 700 लॉन्च ना 700 है वो। अच्छा, 700 है, हाँ, ओके सॉरी। हाँ, वो जीरो में और ओ में ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा। इसके लिए बहुत जनरल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। चलिए आइए बढ़ते आगे। वरिंदर बंसल तैयार है, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का, और उसके बाद भी बहुत सारे रिजल्ट है जो हमारी टीम बताने वाली है आपको आगे। गुड मॉर्निंग वरिंदर, करिए शुरुआत। मुझे मालूम है कितनी मुश्किल से आपने रिजल्ट्स कम किए होंगे इतने सारे रिजल्ट्स के बीच में, जो अच्छे रिजल्ट्स और वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं। सर गुड मॉर्निंग। टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे कंपनीज आपके एनालिस्ट ने कवर कर दी हैं, तो एक छोटा सा वर्ड सर टाटा स्टील पे। टाटा स्टील का जो 60-65,000 करोड़ का जो एबिटा बोल रहे हैं ना सर, वो 6.5 टाइम का वैल्यूएशन दे रहे हैं। आज की टाइम पे सेल 2.5-3 टाइम्स पे चल रहा है सर, बाकी जिस तरीके से उसका 30,000 करोड़ का एबिटा आएगा। सो आई थिंक दिस इज अ स्पेस टू वॉच। अदरवाइज गुड रिजल्ट्स, इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। सर सन टीवी बहुत सस्ता स्टॉक है, 12 टाइम पे ट्रेड करता है। हमें सबको पता है कि एवरीवन वाज वाचिंग ओनली फॉर कि बायबैक आएगा कि नहीं आएगा। बायबैक नहीं आएगा, उसका ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ चुका था मेरे ख्याल में 10-15 दिन पहले, जब उन्होंने बोला था कि हम लोग बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं रिजल्ट्स के लिए, और बायबैक बोर्ड अनाउंस नहीं किया था, इसलिए स्टॉक फिसल चुका था इन द लास्ट 10 डेज। आई थिंक अगर आप सिर्फ नंबर्स देखें तो नंबर्स वर अहेड ऑफ व्हाट स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग। एड रेवेन्यूज बहुत अच्छे थे, सब्सक्रिप्शन लैग किया था, मार्जिन 60% एक्सपेक्ट थे, 60% आया। 4,000 करोड़ का बुक कैश पड़ा है बुक्स पे सर, और 12 टाइम पे ट्रेड करता है। सो आई थिंक द नंबर्स वर गुड और इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग सर, आई थिंक आउट ऑफ ऑल द शुगर नंबर्स व्हिच आई हैव वॉच्ड, त्रिवेणी डिड मच बेटर सर। 100 करोड़ का रन रेट हो गया सर इसका हर एक क्वार्टर में। आप सोचिए
इसी रन रेट के हिसाब से स्टिल दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट 10 टाइम्स मल्टीपल ऑन द टीटीएम बेसिस। आगे जाके जिस तरीके से हम सुन रहे हैं सर, आई एम श्योर आपने भी देखा कि शुगर ग्लोबल प्राइसेस जो है 20 से ऊपर हो गए हैं और डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस 35 रुपए पर केजी से ऊपर हो गए हैं। आई थिंक दे डिड वेरी वेल। एबिटा 150 करोड़ कंपेयर टू 160 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर आया। बाकी व्हाई आई एम गिविंग दिस कंपैरिजन सर, आप बजाज हिंदुस्तान का देखेंगे तो उसका जो एबिटा था 214 करोड़ से 70 करोड़ रह गया था। सो इट वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 60-70%। उसके हिसाब से इट वाज त्रिवेणी वाज ऑलमोस्ट फ्लैट। सो गुड रिजल्ट्स इन एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। वन नंबर सर जो मेरे ख्याल में सोचा नहीं था और कभी इस कंपनी की बात नहीं करते हैं, डिस्क्लोजर है कि इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो वो थोड़ा सा देखिए, राजा पलायम मिल्स। आई थिंक फाइनली सर द कैपेक्स इज डिलीवरिंग दिस कंपनी। इन्होंने 260 करोड़ अपने वीविंग प्लांट में लगाया था जस्ट बिफोर कोविड। तो कोविड के बाद एक साल इनका काम नहीं चला, इसलिए आपको नंबर ज्यादा अच्छे दिखेंगे नहीं, बट नाउ नंबर्स आर कमिंग इन। सर मैं बताना चाहूंगा कि ये कंपनी अभी भी 75% डिस्काउंट टू इन्वेस्टमेंट्स में चल रही है। मतलब इसका मार्केट कैप 950 करोड़ का है, बट इसके पास 4000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स बने रामको ग्रुप कंपनी पे। दैट इज वन थिंग। स्टैंड लोन नंबर्स देखें, इसमें स्टैंड लोन ही देखिए, स्टैंड लोन नंबर्स देखिए सर। सेल्स 45 करोड़ से 135 करोड़, एबिटा जो लॉस था 28 करोड़ का एबिटा आ गया, क्वार्टर क्वार्टर भी बढ़ा, और मार्जिन सर स्टैंड लोन मार्जिन 21% आ गए हैं। तो स्टैंड लोन एबिटा ही कम से कम 100 करोड़ का रन रेट है इस कंपनी का। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंपनी इन दैट स्पेस, इन द टेक्सटाइल स्पेस इफ यू आर लुकिंग एट, विद ह्यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जेके सीमेंट सर परफॉर्मेंस अच्छी थी कंपेयर टू व्हाट एनालिस्ट वर एक्सपेक्टिंग, बट महंगा स्टॉक है, थोड़ा सा 28 टाइम पे ट्रेड करता है, बट आई वाज हैप्पी टू सी 25% एबिटा मार्जिन फॉर दिस कंपनी। 350 करोड़ एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 400 करोड़ आया। और ये सारी सर पॉलीमर फिल्म जो है, फिल्म रिलेटेड कंपनीज है, चाहे वो कॉस्मो हुआ, जिंदल पॉली हुआ, पॉलीप्लेक्स हुआ, they have been doing very very good quarter and y and they have been trading at 4-5 times multiple। तो पॉलीप्लेक्स ऑफ कोर्स डिविडेंड है उसमें, तो उसलिए ज्यादा है। अदरवाइज बहुत और कंपनीज थी, छोटी छोटी कंपनीज है सर जिनके नंबर्स अच्छे हैं, बैंको, रोटो पंप्स, शेल इंजीनियरिंग। बैंको स्टनर मेरे लिए इसलिए था सर बिकॉज ऑटो स्पेस में मैंने नहीं देखा कि हाँ भी ऑटो एंसिलरी स्पेस में बहुत कंपनीज है क्वार्टर कुछ अच्छा किया है। I don't know what happened in this company, but quarter Y and Y, absolutely great set of numbers। 1200 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा कंपनी है, but very strong set of numbers of Benko। I will leave Roto and Shell Engineering to discuss in detail। लेकिन इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन स्टॉक्स हैं महंगे। बताएं वरिंदर, उस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? सर सबसे पहले उस कैटेगरी में ईज में ट्रिप आएगा। आई नो कि हम दिस इज अ कंपनी जो लोग बोलते हैं कि यार ज्यादा लोग समझते नहीं है, बट आई थिंक कंसिस्टेंटली ये कंपनी अच्छा कर रही है। हमें ध्यान देना चाहिए सर कि Q1 बहुत खराब था बिकॉज ऑफ कोविड, सेकंड कोविड वेव, बट उसमें भी इस कंपनी ने अच्छा किया। 5000 करोड़ का मार्केट कैप है सर। पीबीटी इसने 20 करोड़ किया कंपेयर टू 3.5 करोड़ जो YoY का नंबर्स बता रहा हूं मैं। कहने का मतलब है सर इस साल पीपल एक्सपेक्टिंग कि 80 से 100 करोड़ का प्रॉफिट करेगा। नाउ दिस इज अ प्लेटफॉर्म बिजनेस, जैसे भी आप सोचना चाहिए 80 से 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट करेगा सर और 5000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है तो आपको महंगा ही दिखेगा। बट सर आई विल बी वेरी इंक्यूजिटिव जब ये IXIGO का IPO आएगा। हमें सबको पता है सर कि उसका जो प्रॉफिट है सिर्फ 2.5 करोड़ का है FY21 में, और एक्सपेक्टेड है कि उसका मार्केट कैप 4500 करोड़ का होगा। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी किस तरीके से ईज माई ट्रिप ट्रैक कर क्या रिएक्शन देता है जब ये IXIGO पे जाएगा। बट 80 से 100 करोड़ प्रॉफिट करने लगा ये कंपनी। फोर्टिस, अपोलो हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक कंपनीज या कुछ भी बोलिए, सारी की सारी कंपनीज, बिकॉज ये कोविड क्वार्टर था, इनके नंबर जबरदस्त आए हैं। एक्चुअली जितना सोचा था उससे भी अच्छे हैं। फोर्टिस का 17.5% का मार्जिन एक्सपेक्टेड था सर, उसके सामने 19.5% मार्जिन आए हैं। प्रॉफिट 125 करोड़ आया, कंपेयर एक्सपेक्टेड था कि 100 करोड़ आएगा। तो ये कंपनी अच्छा कर रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्टिस सर कि केस क्या होगा, क्या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ओपन ऑफर क्या होगा, हम बात नहीं कर रहे हैं। नाउ दिस इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट थ्रोइंग अवे 125 करोड़ 100-125 करोड़ का प्रॉफिट हर क्वार्टर में दे रहा है, व्हिच इज गुड थिंग टू सी। 50 टाइम पे ट्रेड करता है 22 EPS, तो बहुत सस्ता स्टॉक नहीं है। और गुजरात फ्लोरो सर स्ट्रॉन्ग एज एक्सपेक्टेड, बट मेरे हिसाब से, पर्सनल हिसाब से, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इट इज ट्रेडिंग एट EV a bit of 25 times, so numbers were strong but very expensive। तो ये है आपके लिए सारे के सारे रिजल्ट्स जहां पर एक्शन है भरपूर, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे कौन से हैं? सर उम्मीद के मुताबिक बता चुका हूं मैं। वीक रिजल्ट्स के बारे में जल्दी बताता हूं बिकॉज आज चार लिस्टिंग है, सो आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसमें सर शीला फॉर्म हुआ, TCNS हुआ, मगर जो सबसे खराब थे नंबर मैं उसकी बात करता हूं सर, ठीक है। तो TCNS क्लोथिंग सर, आई थिंक इट वाज इवन लोअर देन व्हाट पीपल वे एक्सपेक्टेड। लोग सोच रहे थे कि 20 करोड़ का एबिटा लॉस आएगा, उसके सामने 44 करोड़ का एबिटा लॉस आया, वो है। और सर ये सारे के सारे जो PSUs जो यूटिलिटी कंपनीज हैं या इंजीनियरिंग कंपनीज आप बोलिए, चाहे वो BEL था, चाहे वो BEML था, तो हमने देखा भारत डायनामिक्स या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स,
इनके नंबर बहुत खराब आए सर। भारत डायनेमिक्स की बात करूं तो सर मैं उसका एबिटा लॉस आया 34 करोड़ का, 450 करोड़ एक्सपेक्टेड था सेल्स आएगा, उसके सामने 150 करोड़ सेल्स आया सर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी सर एबिटा 90% नीचे था, मार्जिन 25% से 15% आ गए, क्वार्टर क्वार्टर की बात कर रहा हूं। बट इस कैटेगरी में बीईएल, बीईएमएल, भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में देखा जाए तो एक कंपनी ने जिसका रिजल्ट पहले आया था बहुत अच्छा किया था, वो था मजगांव डॉक सर। सो मजगांव डॉक स्टूड आउट ऑफ ऑल दिस पीएसयूज जिनका नाम मैंने लिया। और ओरिएंट पेपर सर, मैं बार बार बोल चुका हूं कि हर कंपनी, पेपर कंपनी ऐसी नहीं होती कि कुछ भी आंख बंद करे ले लो। तो कंपनी विच पेपर कंपनी विच कॉट फायर, एबिटा लॉस, सेल्स डाउन 40% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और लास्ट में सर मैं जल्दी जल्दी रैप अप कर देता हूं कि अपोलो हॉस्पिटल और ओएनजीसी के नंबर्स जो इनलाइन आए थे। अपोलो हॉस्पिटल के सेल्स आपको ज्यादा दिखेंगी कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन, बट मार्जिन 14% था, 14% ही आया। उसमें एक एक्सेप्शनल गेन है जिसके कारण आपको पैट ज्यादा दिखेगा। ओएनजीसी के नंबर्स बिल्कुल इनलाइन थे जितना सोचा था, बट गैस प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए बहुत सारे ब्रोकरेजेस बुलिश हैं कि गैस प्राइसेस जो अभी 2 MMBTU पे है या 2 से भी कम है, FY23 में एक्सपेक्टेड है कि 5 के ऊपर चले जाएंगे। सो गैस प्राइसिंग इज वन थिंग व्हिच पीपल आर बुलिश ऑन ओएनजीसी। हैं वो सारे के सारे रिजल्ट्स जिन पर रहेगा आज फोकस। शुक्रिया वरिंदर।